हेलो दोस्तों, अथर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और मददगार प्रश्न है आपके लिए। बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए और याद करिए, और इसी तरह के मैं वीडियोज़ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए डालता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को मदद मिलेगी इसको। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, हम पहले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पे। संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? मैं आपको बता दूं कि हर प्रश्न को मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक ही प्रश्न से कई क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा है कि जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आप समझेंगे सबसे पहले तो जीएसटी होता क्या है। ये जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 101 में संविधान संशोधन अधिनियम में 2016 में ये आया था। ये आपको याद रखना है, 2016 में जीएसटी। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 2017 में ये आया था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 246(a) के तहत जो है अधिकार अनुच्छेद के तहत दिया गया है जीएसटी पर विधि बनाने का संसद को। तो राइट आंसर हो गया 246(a). अब आती है बारी कि भाई ये डी में जो 265 दिया है, हमने क्यों दिया है? तो 265 में क्या था, आपको याद रखना है कि विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता है। 265 अनुच्छेद में दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और 279(a) में क्या है? 279(a) की बात करेंगे तो इसमें है जीएसटी काउंसिल। क्या है? जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल की बात आती है तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री, आपको याद रखना है। और इसके टोटल 33 सदस्य होते हैं जीएसटी काउंसिल में, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ये आप सभी को याद रखना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, आप सबको याद रखना है क्या ये? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके तहत इसमें क्या है, पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट जो बन जाता है कि पूछा जाता है आपसे कि NHRC का गठन कब हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि 12 अक्टूबर, कब? 12 अक्टूबर 1993 में जो है इसका गठन हुआ था। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसमें सदस्यों की बात करेंगे तो सदस्य इसमें है 1 + 5 और +7। अगर 1 की बात करें तो ये अध्यक्ष होते हैं, 5 जो होते हैं वो होते हैं पूर्णकालिक सदस्य, जो कि आपको याद रखना है, और 7 होते हैं पदेन सदस्य। तो आप लोगों को इसका आंसर पता चल गया होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम यहाँ पे। अभी नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई एक्ट 1934 की किस धारा के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है? तो अब हम बात करेंगे आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई एक्ट 1934 आया था। इसमें क्या है कि आरबीआई के पास अधिकार है कि 1 रुपये से लेके 10,000 तक के नोट जारी कर सकता है आरबीआई। ये आरबीआई के पास अधिकार है। अगर आपसे पूछ लेता है कि नोटों पर भाषा कितनी है, तो 17 भाषाएं हैं नोटों पर। और अगर आपसे पूछ लेता है नोट के पैनल पर भाषा कितनी है, पैनल पे अगर पूछता है, 2 चीज़ें याद रखिए, नोट पर भाषा कितनी है? 17 लिखी जा सकती है, 17। और नोट के पैनल पर भाषा पूछता है तो आप आंसर करोगे 15। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे कि 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। हमेशा याद रखना है कि 1 रुपये के नोट पर कभी भी आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं होते, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और बाकी सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आरबीआई एक्ट 1934 की 22 धारा 22, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। धारा 22 के तहत आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कौन सा है? भारत पहला साइबर पुलिस स्टेशन की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में है। ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक और बताता हूँ, 1-2, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाता है कि पहला राज्य जहाँ सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है, तो आप आंसर करोगे महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जिसके सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है, महाराष्ट्र में।
और यूपी का साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आप करोगे आंसर लखनऊ। कहाँ है यूपी का साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर? लखनऊ। ये आपको याद रखना है, राइट। तो इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे, सोशल मीडिया पर आर्टिकल लिखना क्या कहलाता है? तो सोशल मीडिया पर आर्टिकल लिखना क्या कहलाता है? आप आंसर करोगे ब्लॉग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लॉग। ब्लॉग और व्लॉग, दूसरा है ब्लॉग। अच्छा, इन दोनों ब्लॉग और ब्लॉग में क्या है? आर्टिकल अगर आप लिखते हो तो ब्लॉग आता है, बी फॉर बॉय वाला, BLOG। और अगर वीडियो की फॉर्म में कोई भी आप अपना ब्लॉग बनाते हो तो उसे ब्लॉग बोलते हैं, VLOG, वीडियो की फॉर्म में। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। आपको शायद पता नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा आज तक। और अगर हम गिफ्ट की बात करें, GIF जो होता है, तो इसकी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाती है तो आप आंसर करोगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। गिफ्ट की फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, कछार लेवी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको बता दूं कि इस तरह के प्रश्न आपको किसी भी बुक में बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ कछार लेवी के बारे में पूछा गया है, जो कि आपकी जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनसे रिलेटेड है। तो पहला है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका कछार लेवी नहीं होती है। ITBP है, ये भी नहीं है। CISF, ये सेंटर की है अर्धसैनिक बल, ये भी नहीं है। और नेक्स्ट आता है AR, यानी कि असम राइफल्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राइफल्स को ही कछार लेवी कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपको याद रखना है कि असम राइफल्स की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1835 में। ये आपको याद रखना है। और कछार लेवी यानी कि असम राइफल्स को ही उत्तर पूर्व का प्रहरी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर पूर्व का प्रहरी किस अर्धसैनिक बल को कहते हैं, तो आप कहोगे असम राइफल्स को। और सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है ये असम राइफल्स, ये भी आपको याद रखना है, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में दशकीय जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? अब जनगणना की बात कर लें तो जनगणना से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अब हम ऑप्शन वाइज इसमें थोड़ी सी बात करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए दिया है 1749। तो इससे क्या है कि सारे ऑप्शंस के बारे में कुछ न कुछ दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये सारे ऑप्शंस रखे हुए हैं इस तरह के। तो 1749 में जो हुआ था आधुनिक जनगणना हुई थी स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में। ये आपको याद रखना है। और अगर यहीं पे 1790 की अगर बात करें, 1790 की बात करते हैं तो दशकीय जनगणना हुई थी यहाँ पे ये USA में, ये भी आपको याद रखना है। और 1872 की अगर हम बात करें, कहाँ की? 1872 में क्या हुआ था? पहली जनगणना हुई थी भारत में। भारत में फर्स्ट जनगणना हुई थी। कहाँ पे? भारत में। आप लोगों को ये याद रखना है। और उस टाइम पे लॉर्ड मियो के समय पर हुई थी। किसके समय पर हुई थी? लॉर्ड मियो के समय पर। और नेक्स्ट आता है आपका 1881, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दशकीय जनगणना की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1881 में। और किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी दशकीय जनगणना। और यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनगणना आयुक्त कौन थे जब दशकीय जनगणना हुई थी लॉर्ड रिपन के समय पे, तो आपको आंसर करना है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय पे दशकीय जनगणना हुई थी भारत में पहली। और यहाँ जनगणना आयुक्त थे WC प्लोडेन। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस में DIG रेंज की संख्या कितनी है? देखिए ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो ऑप्शन D 80 की बात करेंगे तो क्या है? ये लोकसभा सीट हैं यहाँ पे। और C 75 है, जो कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट हैं 75। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 80। कितनी रेंज है? DIG रेंज 18 रेंज है, ये आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी रेंज अगर पूछ ली जाती तो वो है कानपुर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब आप लोगों से पूछता है यहाँ पे कि ए है राजा राम मोहन राय ने किसकी वो किया था, स्थापना की थी, आयोजन किया था। तो राजा राम मोहन राय ने जो किया था वो किया था आत्मीय सभा का आरंभ। अब नेक्स्ट आता है B देवेंद्र नाथ टैगोर। ये राजा राम मोहन राय से हम मिला देते हैं आत्मीय सभा का। और देवेंद्र नाथ टैगोर का पूछा जाता है तो इन्होंने की थी तत्वबोधिनी, ये हम मिला देते हैं तत्वबोधिनी सभा। पहला एक से मिलता है। और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी सही है। और आत्माराम पंडुरंगा ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इस तरह से ये हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर A राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता ही मिलता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों।
महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे? तो ये किस समाचार पत्र ने लिखा था? तो आप आंसर करोगे मैनचेस्टर गार्डियन। किसने? मैनचेस्टर गार्डियन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? तो देखिए ए तथा ए बी है तो आप समझिए कि ए बी संभव है, ए भी संभव है और बी भी संभव है, तो तीनों संभव है। तो ओ रक्त समूह संभव नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं लाइकेंस। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि जहाँ भी लाइकेंस मिलते हैं वहाँ पे वायु प्रदूषण कम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, एक किसान, यहाँ पे क्या किसान से रिलेटेड है, ये प्रश्न इस तरह से पूछे जाते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है तो उसे क्या माना जाता है? सीमांत कृषक, कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक और लघु कृषक। तो अब हम कृषक की बात करेंगे। तो 1 से अगर कम है, 1 से अगर कम है हेक्टेयर ज़मीन अगर किसी किसान के पास, तो वो होते हैं सीमांत कृषक। कौन होते हैं? सीमांत कृषक। और जो है 4 से 10 के बीच में है, अगर हेक्टेयर है 4 से 10 के बीच में हेक्टेयर है किसी कृषक के पास, तो वो होते हैं मध्यम। ये आपको याद रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। और 10 हेक्टेयर से अधिक होते हैं वो होते हैं बड़े कृषक। तो इसमें पूछा 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत वाले कृषक कौन से होंगे? तो लघु कृषक हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है इस तरह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जो है किस जनपद से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए, बिजनौर से प्रवेश करती है। अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता कि गंगा नदी समतल में यानी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आप हरिद्वार आंसर करोगे। याद रखना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और अगर मैदानी क्षेत्र की बात पूछ ली जाती है तो वो हरिद्वार से प्रवेश कर जाती है। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था गंगा नदी? तो आप आंसर करोगे 2008 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं, कितने डिजिट होते हैं जीएसटी नंबर में? तो आपको याद, सभी को पता होगा कि जीएसटी नंबर में 15 डिजिट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें थोड़ा सा मैं बाइफर्केशन करूंगा कि पहले 2 अंक जो होते हैं वो होते हैं स्टेट के, इसके स्टेट के, और अगले 10 अंक जो होते हैं आपके पैन के होते हैं, पैन नंबर होता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो ये बनता है कि जीएसटी नंबर का आपसे 14वां डिजिट पूछा जाता है। कौन सा? 14। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हर किसी के जीएसटी के नंबर में जेड होता है और ये आपको याद रखना है। 14th डिजिट जो होता है वो जेड होता है और इसलिए ये कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के किस अनुच्छेद में शरण का अधिकार शामिल है? तो ये 14वें अनुच्छेद, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 अनुच्छेद है जिसमें कि मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के शरण का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ पे आपके मानवाधिकारों की बात की जाती है तो UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी नोटबंदी, यहाँ पूछा गया आपसे कि दूसरी नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के गवर्नर पूछे गए हैं आपसे। तो यहाँ हम ऑप्शन वाइज बात करेंगे थोड़ा सा कि ये पहले ऑप्शन में दिया है अरुण जेटली। अरुण जेटली क्या थे? जब तीसरी नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम पे वित्त मंत्री थे ये, तीसरी नोटबंदी में अरुण जेटली। अब दूसरा आता है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई क्या थे कि दूसरी नोटबंदी जब हुई थी उस टाइम पे ही मोरारजी देसाई पीएम थे। कौन थे? प्रधानमंत्री। इस तरह से आपको याद रखना है। और हरि भाई एम पटेल के बारे में भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप बताओगे दूसरी नोटबंदी में ये वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री। और पूछा क्या है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो आपके आईजी पटेल जो है दूसरी नोटबंदी विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे, आईजी पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, किसी की वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदलना क्या कहलाता है? तो किसी और की वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में बदलना यानी एक तरह से चोरी करना, वो क्या कहलाता है साइबर के टर्म्स में? तो आप आंसर करोगे वेबसाइट डिफेसमेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेबसाइट डिफेसमेंट। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है?
अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जी 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। आपको याद रखना है कि 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और 6 मार्च की अगर हम बात करें तो 6 मार्च को विश्व पासवर्ड दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पासवर्ड दिवस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 30 जून को जो है सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, लश्कर ए तैयबा कहाँ का आतंकवादी संगठन है। तो सबको पता होगा कि लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इससे रिलेटेड मैं और भी कई क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हम बात करेंगे यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनसंख्या है। आप बात करोगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महोबा में। आपसे पूछा है सबसे न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो महोबा आंसर करोगे। अगर पूछ लेता है दूसरे नंबर पे सबसे न्यूनतम कहाँ है, तो वो चित्रकूट में है, सबसे न्यूनतम दूसरे नंबर पे। और आपसे सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक फर्स्ट नंबर पे कहाँ पे है, तो वो प्रयागराज में है। कहाँ पे है, प्रयागराज में सर्वाधिक। और दूसरे नंबर पे सर्वाधिक कहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये चारों ऑप्शन दिए, प्रयागराज में सर्वाधिक यूपी में, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद में सर्वाधिक यूपी में, सबसे कम न्यूनतम महोबा में, यानी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, महोबा। और दूसरे नंबर पर सबसे कम है चित्रकूट में। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ से तैयार हो जाते हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ बना है। तो पहला केंद्रीय कारागार जो बना है वो बना है यूपी के बरेली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बरेली। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है। तो आपको बताना है कि संसद प्रत्येक वर्ष कितने सत्र आयोजित करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक होता है, पहला होता है आपका बजट सत्र, और दूसरा होता है आपका मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। आपको तीनों का टाइम पीरियड बताता हूँ मैं, आप नोट कर लीजिए। आपको बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलता है, और मानसून सत्र की अगर बात आती है तो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और शीतकालीन सत्र आपका नवंबर से दिसंबर तक चलता है। इस तरह से 3 सत्र आयोजित होते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको एक बात और याद रखनी है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है, ये भी एक नियम है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। तो आप लोगों को ये बताना है कि भूटान जो हमारा पड़ोसी देश है उससे भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों की। और वो कौन से राज्य हैं, सिक्किम, आपको ट्रिक भी बता देता हूँ, आपको याद रख लेना है कि भूटान से जो सटे राज्य हैं अपने, उसकी ट्रिक है आसिकाप। आ से अरुणाचल प्रदेश, सिक से सिक्किम, आ से आसाम, और प से पश्चिमी बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, आपको याद रखना है। अब भूटान से रिलेटेड पूछ लिया जाता है आपसे कि भाई भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, आपको याद रखना है। और करेंसी अगर पूछ ली जाती है तो वो है नगल ट्रम। क्या है, नगल ट्रम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कैसा लग रहा है दोस्तों वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न लेके आया हूँ जो कि आपको हर बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है। तो विटामिन के बारे में पूछा गया कि कौन सी विटामिन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य विटामिन है। तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के जो है ज़रूरी है मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि 1.2 क्वेश्चन और बनते हैं कि भाई बसा पूछ लिया जाता है आपसे कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो बसा की अगर बात की जाती है तो आप आंसर करते हो ए, डी, ई, के, ये बसा में घुलनशील होते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जल में घुलनशील कौन से होते हैं, तो आप आंसर करते हो बी, सी। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो आप आंसर करोगे मुद्रास्फीति। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, महिला घरेलू हिंसा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है। महिला घरेलू हिंसा आपसे पूछा गया है, आप याद रखिएगा। तो आप आंसर करोगे ऑप्शन नंबर डी, 181। क्या है, 181। ये आपको याद रखना है, महिला घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा है भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी।
तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में बाघड़ा नागल बांध बना था, हीराकुंड बांध बना और दामोदर परियोजना बनी थी पहली पंचवर्षीय योजना में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट बनाए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का MFN का दर्जा कब समाप्त किया है। तो अब आप MFN क्या है आपको ये समझना है। तो MFN होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। कब समाप्त किया है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में भारत ने पाकिस्तान का MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है। अब प्रश्न उठता है कि ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा शुरू कब हुआ था, दिया कब गया था। तो 1996 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। दिया कब गया था 1996 में और समाप्त कब हुआ है 2019 में। अब नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा जाता है, हर हालत में एक प्रश्न आता ही आता है, तो आपको याद रखना है। अब हम ऑप्शन वाइज बात करेंगे। ऑप्शन डी में दिया गया है वाराणसी। तो वाराणसी में कौन सा अनुसंधान है, भारतीय सब्जी अनुसंधान है, आपको ये याद रखना है। ओके, वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है। और कोयम्बटूर में अगर पूछा जाता है तो गन्ना प्रजनन संस्थान है। राजमुंदरी में है आपका तंबाकू अनुसंधान संस्थान। और आपसे जो पूछा गया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, वो है कानपुर में, यूपी के कानपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करूंगा दोस्तों। अंत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।